हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे ग्रेविटेशन का। आप एकदम सही चैनल पे आए। अगर आप एमएचटी सीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सीरीज बना रहे हैं जहाँ एक वीडियो के अंदर हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं विथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और जिस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये वीडियोज आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो जो बताते जा रहा हूँ थोड़ा एक्सेप्टेंस लेवल रखो, एक्सेप्ट करते जाओ, जिससे क्या होगा, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखने का तरीका है एफ जी लिखते हैं अपन। ये क्या होता है, न्यूटन बाबा बता के गए, दुनिया की हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है जिनका पास मास है और उनके बीच में डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने का। जी का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, बराबर 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये बातें आप दिमाग में रखें, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये सब छोटा मोटा बात आपको पता होना चाहिए। डी क्या है, डिस्टेंस है। अब इसी में सवाल बनता है कि अगर ये दो मासेस है m1 और ये दूसरा मास है m2, बराबर, हर मास क्या चाहता है, दूसरे मास को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। इसमें सवाल क्या आता है, लेट्स से अगर अपन ने बीच में कोई एक मास m रख दिया, तो ये m का पोजीशन x से कितना होना चाहिए, ये m का पोजीशन, ये जो छोटा सा नया मास रखा है, ये m कितना दूर होना चाहिए इस m1 से। तो आपको ये x कैलकुलेट करना है। दोनों मास के बीच का डिस्टेंस लेट्स से आपको दे रखा है l, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस क्या है, l। सो सवाल क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस स्मॉल मास m सो दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इज जीरो। इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कब जीरो होगा, इस मास को कौन खींचेगा, ये भी खींचेगा F1 से, ये भी खींचेगा F2 से, बराबर। नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, यानी x का वैल्यू क्या होना चाहिए। नेट फोर्स ऑन m इज जीरो, देन x इज। शायद आप सवाल समझ चुके हैं। दो मासेस रखे हुए, उनके बीच में हमें कोई एक मास रखना है। वो मास कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए, ये m1 से, ताकि वो जो नया वाला मास है दैट इज द स्मॉल m, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो एकदम शॉर्टकट दिमाग में रखने का, x कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस रूट m2 टाइम्स L। L इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। L क्या है, दो मास के बीच का डिस्टेंस है। L क्या है, दो मास के बीच का डिस्टेंस है। व्हाट इज x, x वहां से डिस्टेंस है जो मास आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो। अगर आपने न्यूमरेटर में m2 लिखा तो x कहां से डिस्टेंस होगा, m2 से होगा। तो अभी अपन m1 से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x क्या है, x इज अ डिस्टेंस। x क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x क्या है, x वो डिस्टेंस है जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो x क्या है, डिस्टेंस है, इधर लिख देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम m1 वेयर फोर्स एंड फील्ड इज जीरो। जैसा भी क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा है कहाँ जीरो होगा, दो मासेस के बीच में, तो इतने डिस्टेंस पे होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ जीरो होगा, तो इतने डिस्टेंस पे होगा। तो कहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स और फील्ड जीरो होगा, तो ये x डिस्टेंस पे जीरो होगा। और ये x का फॉर्मूला आप दिमाग में रखे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन है कि लेट्स से द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून। अर्थ का मास कितना है, 81 टाइम्स मास ऑफ मून है। देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर नेट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज जीरो। बराबर, क्या बोला है, मास ऑफ अर्थ कितना है, 81 टाइम्स मास ऑफ मून है। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर नेट फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज जीरो।
डिस्टेंस बिटवीन, लेट डी इज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, डिस्टेंस बिटवीन, ये सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। अब इसको ड्रॉ करते और इसको सॉल्व करते, तो क्या बोला है, ये मान लो अर्थ है बराबर, इधर से डी डिस्टेंस दूरी पे मून है, ये कौन है, मून है, और ये है अर्थ बराबर। अपने को क्या बोला है, अपने को पूछा है कि अर्थ से कितने डिस्टेंस पे नेट फोर्स जीरो होगा। तो अर्थ से मान लो ये पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम देते हैं P, ये x पूछा है, ये पॉइंट P पे फोर्स क्या है, जीरो है। अगर आपने P पॉइंट पे कोई मास रखा तो उसके ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो व्हाट इज x, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन, कि अर्थ से कितना दूरी पे होगा। तो अभी अभी अपन ने देखा x इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ अपॉन रूट ऑफ मास ऑफ मून प्लस रूट ऑफ मास ऑफ अर्थ इनटू डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनटू डी, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसका आंसर आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें आप मास ऑफ अर्थ की जगह रख दो 81 टाइम्स मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ की जगह क्या रख देंगे, 81 टाइम्स मास ऑफ मून। थोड़ा छोटा करते हैं इसको ताकि अपन लिख पाएंगे। हाँ चलो इसमें वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट 81 टाइम्स मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ मून प्लस रूट 81 टाइम्स मास ऑफ मून इंटू डी। सो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा ये कितना हो जाएगा 81, यानी ये 9 हो गया, ये 1 और ये 9, mm कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम 9/10 ऑफ डी। सो x इज 9/10 ऑफ डी, x इज 9/10 ऑफ डी। ये डिस्टेंस होगा 9/10 डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं दूसरा, शायद आप ये समझ पा रहे हैं, mm सब जगह कैंसिल हो जाएगा। रूट 81 को 9 लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9, सो 9, और इधर भी 9 है और इधर 1 है ना, 9 + 1 इज 10, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसी में ये एक बात हुआ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इसी में आपको एक और चीज पता होना चाहिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ये अर्थ हो गया बराबर। अर्थ के सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे जी का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, अर्थ के सेंटर पे क्या होता है, जी का वैल्यू जीरो होता है। ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो, तो सेंटर पे जी तो जीरो होता है, ये अपने को पता है। जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जाएंगे, सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, gm/r²। अगर अपन h हाइट ऊपर जा रहे, अगर अपन कितना हाइट ऊपर जा रहे, h हाइट ऊपर जा रहे, तो यहाँ पे g का वैल्यू को अपन g डैश से डिनोट करते हैं, विच इज gm/r+h का स्क्वायर। इसमें एक अजम्पशन है, अभी नहीं है, अभी जो बता रहा हूं उसमें, इफ h इज लेस देन 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हाइट बहुत छोटा है, बहुत मतलब कितना छोटा, जो प्लेनेट का आप बात कर रहे उसका 5% रेडियस का, जैसे अगर अपन अर्थ के लिए बात करें तो अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसका 5% कितना हो गया, 320 किलोमीटर। तो अगर अपन अर्थ का बात करेंगे तो अर्थ के लिए ये जो हाइट है वो 320 किलोमीटर से कम होगा बराबर, हाइट मस्ट बी लेस देन 320 किलोमीटर। तो वो टाइम पे आप जी डैश का एक और फॉर्मूला, जिसको हम शॉर्टकट बोलते हैं, वो क्या है, 1 - 2h/r, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेन h इज लेस देन 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ यानी जिस भी प्लेनेट का बात कर रहे हैं। अर्थ के लिए वैल्यू कितना है, 320। अगर h का वैल्यू 320 किलोमीटर से कम है, तो आपको जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो जी अपने को पता है चेंज होता है, तो जी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। सरफेस के लिए ये करते हैं, हाइट h ऊपर गए तो ये फॉर्मूला, अगर h बहुत छोटा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायर है, तो कैलकुलेशन है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, मान लो स्क्वायर के अंदर आपको हाइट पूछ लिया कभी, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर उसका स्क्वायर रूट वगैरह लो, तो सीधा आप यहाँ से कर लो ना, अगर हाइट बहुत छोटा है तो। बराबर, आओ अगर अपन डेप्थ में जा रहे, अगर अपन कहाँ जा रहे, डेप्थ में जा रहे, कि अर्थ सरफेस से नीचे, जैसे मान लो कोई माइन वगैरह में काम कर रहे हैं, वर्कर लोग काम करते हैं बराबर, कोल माइन वगैरह में, तो उनके लिए जी क्या होगा, G डबल डैश इज G
1 माइनस डी बाय आर, 1 माइनस डी बाय आर। तो ये भी दिमाग में रखो। डेप्थ में जाने पे जी का वैल्यू कैसे चेंज होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला है। जी डिनोट द ग्रेविटेशन यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस, जी डैश डिनोट विथ एल्टीट्यूड यानी सरफेस से अगर अपन ऊपर जा रहे हैं, जी डबल डैश डिनोट विथ डेप्थ की सरफेस से अगर अपन अंदर आ रहे। ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, किसी भी प्लेनेट के लिए वैलिड है, तो दिमाग में ये रखे। अब ये वैल्यू का ग्राफ है जो हमें समझना है। सबसे पहले एक बात तो दिमाग में रखने का, अर्थ सरफेस से चाहे अपन अंदर जाए या बाहर, अर्थ सरफेस से आप सैटेलाइट में या रॉकेट में बैठ के ऊपर जाओ या माइन के अंदर जाओ, दोनों जगह जी का वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, बराबर। दोनों जगह जी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये ग्राफ कैसा है, ग्राफ आपको दिमाग में होना चाहिए, ये ऐसा होता है और फिर ये इस तरीके से वेरी होता है। यहाँ जी प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ जी प्रोपोर्शनल होता है 1/r² को। तो ये दिमाग में रखें। स्मॉल आर सेंटर से मेजर हो रहा है, कैपिटल आर रेडियस है, स्मॉल आर यहाँ से, लेट्स से इधर के लिए, दिस इज व्हाट स्मॉल आर। स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बड़ा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सेंटर पे स्मॉल आर इक्वल टू 0 होता है, सेंटर पे जी का वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये बातें दिमाग में रखे, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इसी में क्वेश्चन आता है कि अर्थ सरफेस से अगर अपन 50 किलोमीटर ऊपर गए और अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर नीचे गए, अपने को पता है दोनों ही केस में जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। तो ज्यादा डिक्रीज किधर होगा, 50 किलोमीटर ऊपर जाने पे। अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे तो ज्यादा वैल्यू डिक्रीज होता है कंपेयर टू डेप्थ के। तो ये दिमाग में रखें, ये ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना, तो ऊपर जाने से मतलब सरफेस से ऊपर जाएंगे तो जी ज्यादा डिक्रीज होता है फॉर द सेम डेप्थ इफ वी गो बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है, आओ उसका बात कर दे। लेट्स से बोला है उसमें कि एक पेंडुलम है, बराबर, क्या है, पेंडुलम है, वो सेम टाइम पीरियड शो कर रहा है। पेंडुलम क्या कर रहा है, सेम टाइम पीरियड शो कर रहा है। जब आप उसको h हाइट ऊपर ले गए और d डेप्थ नीचे ले गए, ओके, सो द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज सेम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम is same if it is placed h height above earth surface and d depth below earth surface, d depth below अर्थ सरफेस। कहने का मतलब क्या है कि आप h हाइट ऊपर गए और d डेप्थ नीचे गए, दोनों जगह टाइम पीरियड क्या है, सेम है। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड d अपॉन h, आपको ये रेशियो फाइंड करना है, फाइंड d अपॉन h। आओ सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, अपने को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g होता है। टाइम पीरियड इज 2π√L/g होता है। अगर टाइम पीरियड दोनों जगह सेम है, देखो भाई पेंडुलम है, उसका लेंथ भी सेम है, 2π वैसे ही कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड किससे रिलेटेड है, g से। तो दोनों जगह अगर टाइम पीरियड सेम है, मतलब h हाइट ऊपर जाने पे जितना g था उतना ही g डेप्थ में जाने पे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब क्या है, हाइट पे और डेप्थ पे जी सेम है, ये बोलना चाह रहा है, बराबर। जब ये बोल रहा है सेम है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज सेम, मतलब क्या बताना चाह रहा है, जी का वैल्यू सेम है डेप्थ पे और हाइट पे। तो अभी अपन क्या करेंगे, जी हाइट के लिए क्या है 1 - 2h/r और डेप्थ के लिए क्या रिलेशन है, जी 1 - d/r, 1 - d/r, बराबर। जी से जी चले गए, क्या बचेगा, 1 से 1 भी जाएगा, 2h/r से r भी जाएगा। So it become finally 2h/r which is equal to d/r। तो r भी चले गया, हमें वैल्यू मिल जाएगा d/h का, d/h become 2, d/h become 2। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, बराबर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब आपके सवाल दिमाग में आ सकता है, सर आपने g डैश का यही फॉर्मूला क्यों लिखा, आपको कैसे मालूम कि हाइट 5% ही रेडियस का है। ये बात तभी ही वैलिड हो सकता है जब अपन अर्थ सरफेस के नजदीक हो, बराबर। डेप्थ में और हाइट पे जाने पे जब भी जी सेम है, मतलब अर्थ सरफेस के अपन नजदीक है, तभी ये बात हो सकता है। एक हाइट के बाद दोनों जी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा
जहां आपको डेप्थ और हाइट निकालना है तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो अब इसी में जो अपन ने बात किया, इसी में एक सवाल बनता है ऐसा एंगुलर मोमेंटम पे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। केपलर ने क्या बताया, टी स्क्वायर किसको प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब को। ये केपलर बता के गए कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हमें पता है, लेट्स से ये प्लेनेट है, बराबर। प्लेनेट के आसपास ये कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, बराबर। सैटेलाइट का ऑर्बिटल स्पीड क्या है, vo। दिस इज व्हाट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, vo। आप दिमाग में रखते जाओ, जो जो बता रहा हूँ आपको पता होगा तो बहुत बेहतर है, नहीं पता है तो एक्सेप्ट कर लेना है भाई, अभी टाइम नहीं है तुम दलील करो इसका, ये कैसा है वैसा हो गया। अभी अपने को जो आ रहा है वो सीखते जाने का है, क्योंकि एग्जाम है अपना। कितना दिन बचा है, मुश्किल से 40 दिन बचा है। तो vo क्या है, अंडर रूट जी एम बाय आर। आर क्या है, ऑर्बिटल रेडियस। ये जो सैटेलाइट है वो जो ऑर्बिट में घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना है, आर है, बराबर। ये आर को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस एच। व्हाट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज अ रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट, ये प्लैनेट का रेडियस, और ये एच हाइट हो गया। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। इसी हिसाब से एक और वेलोसिटी होता है एस्केप वेलोसिटी, 2gm अपॉन आर, बराबर। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड gm और r पे, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। तो ये है एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो ये बात दिमाग में रखे, एस्केप वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लैनेट और रेडियस ऑफ प्लैनेट पे। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन सा ऑब्जेक्ट अपन फेंक रहे हैं, बराबर। आप चाहे पत्थर फेंको या सैटेलाइट फेंको, दोनों ही केस में एस्केप वेलोसिटी सेम होगा। जब तक प्लैनेट सेम है, एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट। जैसे ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी सैटेलाइट पे मास पे डिपेंड नहीं करता है, बराबर। तो दो अलग अलग वेलोसिटी है। जैसे मान लो, यहाँ समझ लेना आप, ये एक प्लेनेट है, यहाँ से अपन चाहते हैं एक सैटेलाइट को ये ऑर्बिट में रखने का, ये अपना टारगेट है कि इसके अंदर सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अपन इस ऑर्बिट में रखना चाहते हैं। तो पहले इसको ऑर्बिट तक लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ एक वेलोसिटी देना पड़ेगा हमें। यहाँ क्या देना पड़ेगा, वेलोसिटी देना पड़ेगा। ये वेलोसिटी जो है, ये यहाँ की जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसको इस ऑर्बिट तक लेके जाएगा, बराबर। और इस ऑर्बिट में जब ये घूमेगा तो जो सैटेलाइट के पास स्पीड है दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, बराबर। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, सैटेलाइट की स्पीड, सैटेलाइट की घूमने की स्पीड। एंड व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देते हैं प्लेनेट के सरफेस पे, ताकि वो वापस प्लेनेट पे ना आए। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अपने को एक टेनिस का बॉल है, उसको अपन ने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, तो थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। फिर अपन ने 50 मीटर की स्पीड से फेंका, थोड़ा और ऊपर गया फिर नीचे, फिर 100 की स्पीड से फेंका, थोड़ा और ज्यादा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो कितनी स्पीड से हमें कम से कम उसको फेंकना चाहिए कि वो वापस कभी अर्थ पे ना आए, तो वो स्पीड को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट so that object will escape the planet, so that object will escape the planet, ऑब्जेक्ट वापस प्लेनेट पे ना आए। ये हो गया अगर अपन सरफेस से दे रहे। मान लो अपन ने डिसाइड किया कि बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग पे गए, वहां अपन ने लॉन्च पैड बनाया, वहां से अपने को सैटेलाइट लॉन्च करने गए, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। फ्रॉम हाइट h जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है 2gm, कितना हाइट अपन ऊपर गए सरफेस से उसको ऐड कर देने का, r प्लस एच, कि सरफेस से अपन कितना हाइट ऊपर से लॉन्च कर रहे। तो ये बात दिमाग में रखो, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है प्लेनेट पे, और प्लेनेट पे मतलब प्लेनेट के मास और प्लेनेट के रेडियस पे डिपेंड करता है, ना कि ऑब्जेक्ट जिसको अपन एस्केप करा रहे। आप बॉल को फेंको या सैटेलाइट को फेंको, दोनों ही केस में एस्केप वेलोसिटी उतना ही है। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी जो चीज ऑर्बिट कर रहा है ना, घूम रहा है, उसके मास पे डिपेंड नहीं है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन मास ऑफ प्लेनेट, जिस प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है उस प्लेनेट के मास पे। और आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आर इज अ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इज कैपिटल आर प्लस एच। कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट, ये क्या है, रेडियस ऑफ प्लेनेट। एच क्या है,
height of planet, height of height of satellite, or r is radius of orbit of satellite, radius of orbit of सैटेलाइट कितने कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, दैट इज आर. तो इट डिपेंड ऑन आर, स्मॉल आर, विच इज कैपिटल आर प्लस एच. तो ये बातें दिमाग में रखे एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में. अब इसी में एक सवाल आता है एंगुलर मोमेंटम का, बराबर. ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट सर्कल में घूम रहा है मान लो, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है वो हमें दिमाग में होना जरूरी है. तो एंगुलर मोमेंटम के लिए अपन क्या लिखते हैं, सीधा L इज इक्वल टू एम वी नॉट आर. L इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम वी नॉट आर. वी नॉट क्या है, वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. ये फॉर्मूला एंगुलर वेलोसिटी का हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब आर और वी परपेंडिकुलर हो. तो ये केस में हमेशा होता है, बराबर. तो वी और आर क्या है, परपेंडिकुलर. तो एल, एम क्या है, मास ऑफ सैटेलाइट. एम इज अ मास ऑफ सैटेलाइट. ये किसका मास है, सैटेलाइट का मास है. कैपिटल एम डिनोट करता है प्लेनेट का मास, कैपिटल एम प्लेनेट का मास, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, बराबर. तो ये एंगुलर मोमेंटम भी दिमाग में रखे, एल एम वी नॉट इंटू आर. आर उस ऑर्बिट का रेडियस, वी नॉट इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी, बराबर. ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करता है, नहीं. क्या एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता है, नहीं. ऑर्बिटल वेलोसिटी हो या एस्केप, दोनों ही डिपेंड करता है प्लेनेट के मास के ऊपर, प्लेनेट के रेडियस के ऊपर. और ऑर्बिटल वेलोसिटी हाइट पे भी डिपेंड करता है कि हाइट कितना है. स्मॉल आर है ना ऑर्बिटल में, विच इज कैपिटल आर प्लस एच. तो ये सब बातें आपको दिमाग में होनी बहुत जरूरी है. एंगुलर मोमेंटम भी दिमाग में रखे, एम वी नॉट इंटू आर. तो एंगुलर मोमेंटम पे एक सवाल बनता है, तो उसके बारे में बात करते हैं. जैसे मान लो आपको दे रखा है, बराबर, कि कोई प्लेनेट है. ये एंगुलर मोमेंटम आप ये केस में भी इस्तेमाल कर सकते हो. इधर आओ. जैसे ये प्लेनेट के अराउंड में सैटेलाइट घूम रहा है, इसी टाइप का मोशन सन के अराउंड प्लेनेट कर रहे हैं, बराबर ना. तो प्लेनेट का जो घूमने का स्पीड है अराउंड द सन, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी, बराबर. तो मान लो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सन के अराउंड प्लेनेट घूम रहा है. सन के अराउंड क्या हो रहा है, प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है. तो ये सन है, इसके अराउंड ये प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, ये ऑर्बिट कैसा है, सर्कुलर ऑर्बिट है. प्लेनेट कैसे, प्लेनेट के मतलब सन के अराउंड ये जो प्लेनेट है वो कैसे घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में. तो ये प्लेनेट है, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लेनेट. आर क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है. आर इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर इज अ ऑर्बिटल रेडियस, एंड वी नॉट इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी. वी नॉट क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है. आर क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है या ऑर्बिट का रेडियस है. आर इज ऑर्बिट का रेडियस, वी नॉट इज अ ऑर्बिटल वेलोसिटी, बराबर. अब इसमें सवाल आता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, और आर में, ऑर्बिटल रेडियस में क्या रिलेशन है. लेट्स से फाइंड, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, फाइंड, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. लेट, ये गिवन है, मान लो L इज प्रोपोर्शनल टू R रेज टू n, देन फाइंड n, बराबर. इफ एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट रेज टू n, देन फाइंड n का क्या वैल्यू होगा हमें ये बताना है. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे अपन यहाँ. हमें ये बात पता होनी चाहिए, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू एम वी नॉट इंटू आर. एंड व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट इज जी एम बाय आर, एन इंटू आर. सही बात. अब L is equal to m, this small m is a mass of satellite, root gm is as it is, root gm. This r and this r become 1 plus 1 minus 1 by 2. ये रूट r है ना, यानी r रेज टू 1 by 2, ऊपर आएगा तो minus 1 by 2. तो L क्या बन गया, m अंडर रूट जी एम
r पावर 1/2। सो n का वैल्यू कितना बना, n इज इक्वल टू 2। n का वैल्यू कितना आएगा, सॉरी 1/2, n इज इक्वल टू 1/2, n आ जाएगा 1/2। समझ रहे, n का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। l प्रोपोर्शनल है r रेज टू n को, सो द वैल्यू ऑफ n इज 1/2। तो ये बातें दिमाग में रखे, क्या होता है एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसी में एनर्जी का बात करते हैं, बराबर, कि एनर्जी कैसे डील करते हैं अपन। लेट्स से ये इसको ऐसा केस समझ लेना, ये इसको अच्छे से, कि ये प्लेनेट है, प्लेनेट के मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और उसके रेडियस को कैपिटल आर से, बराबर। ये कैपिटल आर हो गया और इसका मास हो गया कैपिटल एम। अब इस प्लेनेट के सरफेस से अपन एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये सैटेलाइट को लॉन्च करना है, इसका एनर्जी समझ लो। जब ये प्लेनेट के सरफेस पे, तो एनर्जी क्या है, -gmm/r। व्हाट इज कैपिटल एम, मास ऑफ प्लेनेट, व्हाट इज स्मॉल एम, मास ऑफ सैटेलाइट। अब ये नेगेटिव एनर्जी है ना, मान लो ये 100 जूल है, मतलब क्या है, 100 जूल की एनर्जी है, माइनस है मतलब बाउंडेड है। ये दोनों जो मास लिख रहे हैं ना, ये दोनों मास आपस में बंधे हुए, मतलब अगर ये सैटेलाइट ऊपर जाना चाहेगा तो कुछ हाइट ऊपर जाएगा फिर आ जाएगा नीचे। जैसे अपन भी अर्थ से बाउंडेड, हम जंप करते हैं, अर्थ वापस अपने को खींच लेता है। हम कितनी एनर्जी से जंप करें कि ताकि वापस ये अर्थ पे ना आए, वो एनर्जी हमें यहाँ देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है क्या? अगर आपको इस सैटेलाइट को एस्केप कराना है, आप चाहते हो ये ऊपर जाए, तो ये नेगेटिव एनर्जी है, इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। इसीलिए तो रॉकेट में फ्यूल वगैरह बर्न हो रहा है। रॉकेट जब ऊपर जा रहा है तो क्यों, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है ना, तो ग्रेविटी उसको खींचना चाह रहा है, प्लेनेट उसको खींचना चाह रहा है, तो आपको कितनी एनर्जी देनी होगी, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, विच इज हाफ mv²। v इज व्हाट, v इज अ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। अब देखो, ये एस्केप वेलोसिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या, आपने उतना वेलोसिटी दिया कि ये प्लेनेट पे वापस रिटर्न नहीं आएगा, उससे कम दिया तो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर ये वेलोसिटी एस्केप से ज्यादा रहेगा तो ये सैटेलाइट चले जाएगा, कभी भी अर्थ पे रिटर्न नहीं आएगा। एस्केप से कम वेलोसिटी दिया तो ये वापस अर्थ पे आ जाएगा। एस्केप दिया तो दूर जाके रुक जाएगा, वापस अर्थ पे नहीं आएगा। एस्केप दिया तब भी चलते जाएगा, फिर रुक जाएगा वो एक पॉइंट पे जाके, लेकिन वहां से रिटर्न नहीं आएगा। तो ये बातें दिमाग में रखे, ये एक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। मान लो ये 100 जूल है, तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हमें 100 जूल देनी होगी ताकि ये वापस अर्थ पे ना आए। ये 100 जूल है मान लो, और अपन 50 जूल दे रहे, तो कुछ हाइट तक ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा, बराबर। तो ये टोटल एनर्जी हो गई इधर। अब ये मान लो आपने कुछ एनर्जी दिया, ये इतने हाइट तक गया और ये इधर रुक गया, बराबर। यहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, 0। यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0। अब यहाँ पे एक और एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। वो क्या होगी, -gm, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ सैटेलाइट, r+h। ये हाइट कितना ऊपर गया, ये भी सवाल आता है, व्हाट इज दिस हाइट h, ये h हाइट कितना होगा। तो इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगा। तो टोटल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। दोनों एनर्जी को हम इक्वेट कर देंगे। तो इनिशियल एनर्जी कितनी है, ui प्लस KEI, बराबर। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को इक्वेट करेंगे, u फाइनल प्लस KE फाइनल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं जिसमें आपको एनर्जी बैलेंस वगैरह करने आना चाहिए, है ना। यू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, कभी एच पूछ लेता है तो एच मिल जाएगा, आपको एग्जाम में वैल्यूज दिया रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो इतना हाइट ऊपर गया, हाइट दे देगा आपको, तो आपको एनर्जी निकालने आना चाहिए, बराबर। बेसिकली करना यही है, जो एनर्जी इधर है उतनी ही एनर्जी इधर टॉप पे होती है, तो ये दिमाग में जरूर रखें। आओ आगे बढ़ते इसी में। लेट्स से एक अगर अपन क्वेश्चन करें कि ये एक ऑर्बिट है, मतलब ये एक प्लेनेट है, बराबर। इस प्लेनेट के सरफेस पे जो सैटेलाइट है, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। प्लेनेट का मास कितना है, कैपिटल M। मास ऑफ प्लेनेट इज कैपिटल M, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज r।
रेडियस ऑफ प्लेनेट इज एम, मास ऑफ प्लेनेट इज एम। क्वेश्चन क्या है कि ये कितना हाइट, लेट्स से ये h हाइट ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है, h हाइट ऊपर गया, बराबर, यहाँ पे पहुंचा ये h हाइट ऊपर, तो यहाँ मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कौन सी एनर्जी होगी, वेलोसिटी। h हाइट ऊपर लेके जाने के लिए, h हाइट अगर अपन ऊपर लेके जाना चाहते हैं, सवाल समझ में आ रहा है, एक प्लेनेट है, उसके सरफेस पे एक मास है स्मॉल m, अपन उस स्मॉल m को कितना हाइट ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, h हाइट ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सवाल समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं खुद ही चले जाएगा, अपन देख रहे जा रहा है ऊपर, ऐसा नहीं होता है ना, रॉकेट को कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है, तो वो एनर्जी कितना है ताकि वो h हाइट ऊपर जाए, तो आओ कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ कौन सी एनर्जी होगी, सबसे पहले पोटेंशियल, माइनस जी एम एम बाय आर, कैपिटल आई एम मास ऑफ प्लेनेट, स्मॉल एम इज अ मास ऑफ सैटेलाइट, और आर क्या है, इस प्लेनेट का रेडियस। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको वी वेलोसिटी दे रहे हैं। ये जब यहाँ पहुंचा तो ये वेलोसिटी बस उतनी सफिशिएंट थी कि ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ जाके रुक गया, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो बनेगी, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, बराबर। हमें क्या निकालना है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी, या फाइंड, इसको ऐसे लिखो, फाइंड एनर्जी given so that given on the surface of planet, given on the surface of planet so that object rise h height, ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एनर्जी आपको पूरा कैलकुलेट करना है, के का पूरा टर्म कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी नहीं कैलकुलेट करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे अपन, एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, टोटल एनर्जी इनिशियली दैट इज ऑन द सरफेस इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। ये दोनों एनर्जी को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है, इनिशियली और फाइनली। ये इनिशियल एनर्जी हो गया और ये फाइनल एनर्जी हो गया, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो इनिशियल एनर्जी हमें पता ही है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली विच इज इक्वल टू, यहाँ पूरा ही टर्म कैलकुलेट करना है ना, तो आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है, कहने का मतलब है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी इज जी एम एम माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, इसको लिखेंगे ये जीरो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, इसको इक्वेट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जी एम एम, इधर भी जी एम एम, तो कॉमन ले लो, जी एम एम, दिस इज आर प्लस एच और ये आर, सो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस एच, यानी आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ग्राउंड पे ताकि वो h हाइट ऊपर पहुंचे। अब इसमें कभी कभी हाइट दे देता है, लेट्स से हाइट इज, ये हाइट दे रखा है, मान लो अगर क्वेश्चन में हाइट दे दिया है आपको, हाइट इज 4 टाइम्स आर, और हाइट कितना है 4 टाइम्स आर है, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या वैल्यू होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस h की जगह r रख देना है। तो आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो तो फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 1 प्लस h की जगह r रखेंगे तो ये हो जाएगा 5r, बराबर ना, h कितना है 4r, 4r प्लस r, 4r प्लस r कितना हो गया 5 टाइम्स r हो गया, सो इट बिकम 5 टाइम्स r। इसको सॉल्व करेंगे, के ई इनिशियल इज जी कैपिटल M स्मॉल m r एज इट इज, इस ब्रैकेट को 5 माइनस 1 या इज 4/5, ये होगा आपका आंसर। समझ रहे? तो इतनी काइनेटिक एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि ऑब्जेक्ट कितना हाइट ऊपर जाए, h का वैल्यू जो भी दिया रहेगा 4r 3r जो भी दिया रहेगा, तो आप वो लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं इसी के ऊपर।
तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आने बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन करते हैं जो वेरिएशन ऑफ जी पे है। जैसे मान लो कोई आपको ऐसे दे रखा है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कितना डेप्थ नीचे आए, ये सेंटर है बराबर। मान लो आपने को पता है अपन ये डी जो डेप्थ है वो r/2 नीचे आए, तो यहाँ जी का वैल्यू क्या होगा, तो जी डैश हम क्या लिखते हैं, जी डबल डैश लिखते हैं, जी 1 माइनस डी बाय आर। सो जी डबल डैश मिल जाएगा जी 1 माइनस r/2 अपॉन आर। सो यहाँ जी डबल डैश कितना हो जाएगा, g/2 हो जाएगा। अब इसी में सवाल कभी कभी पूछ लेता है, लेट्स से सरफेस पे ऑब्जेक्ट अगर इधर है, सरफेस पे जो वेट है वो है लेट्स से 1000 न्यूटन बराबर। तो जब अपन डेप्थ r/2 नीचे आएंगे तो यहाँ वेट कितना होगा बराबर। अब वेट हमें पता है, व्हाट इज वेट, m इंटू जी होता है। तो सरफेस पे वेट ये है, डेप्थ डी नीचे आने पे जो वेट है लेट्स से हमने उसको बोल दिया w डैश, क्या बोल दिया, w डैश। तो व्हाट इज w डैश, हमें ये कैलकुलेट करना है, तो कुछ अलग नहीं करना है। सॉल्यूशन w डैश को क्या लिखेंगे, m जी डबल डैश, डेप्थ पे जो जी होता है वो, अपॉन अपॉन क्या लिखना, w m इंटू जी। ऑन द सरफेस ये होता है, डेप्थ पे ये होता है, दोनों को डिवाइड कर दो, w डैश अपॉन w इज जी डबल डैश अपॉन जी बराबर। सो w डैश का वैल्यू हमें पता है 1000, तो यहाँ लिख लेते हैं 1000 अपॉन w, जी डबल डैश कितना हो गया, g/2 अपॉन जी। सो w इज इक्वल टू, जी से जी चले गया, ये 2 यानी ये जी डबल डैश कितना हो गया, g/2 हो गया, 1 माइनस 1/2, तो इट बिकम 1/2। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। सो इट बिकम 500 न्यूटन। w उधर जाएगा 1/2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा 500 न्यूटन। सही कर रहे हैं अपन बराबर। तो डेप्थ डी नीचे जाने पे क्या हो रहा है, जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, हाइट उतना ही ऊपर भी जाओगे तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। तो जी का वैल्यू दोनों साइड डिक्रीज होता है, चाहे अपन डेप्थ में जाए या हाइट एच ऊपर जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए। इसी में एक है कि रोटेशन ऑफ अर्थ ड्यू टू रोटेशन ऑफ प्लैनेट, ड्यू टू रोटेशन ऑफ प्लैनेट वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, प्लैनेट के रोटेशन की वजह से जी कैसे चेंज होता है बराबर। तो इसका फॉर्मूला दिमाग में रखे, इसको अपन बोलते हैं जी इफेक्टिव, विच इज जी माइनस आर रेडियस ऑफ प्लैनेट ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो थीटा होता है, दिस थीटा इज 0 डिग्री एट इक्वेटर एंड दिस थीटा इज 90 डिग्री एट पोल। ये पोल पे 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पे 0 होता है। तो जी इफेक्टिव इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, जी इफेक्टिव एट इक्वेटर, कॉस 0 इज 1 ना, सो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर एट इक्वेटर, इक्वेटर पे, और जी इफेक्टिव हो जाएगा जी एट पोल, बिकॉज कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा पोल पे बराबर। अब इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने स्पीड से अगर इक्वेटर पे घूमेगा तो वो वेटलेस फील करेगा। आओ इसमें देखते हैं, what is omega, which is angular speed of rotation, so that person at equator feel weightless, कि कितने स्पीड से घूमना चाहिए कि जो इक्वेटर पे जो पर्सन खड़ा है उसको वेटलेस फील हो। तो क्या करना है, वेट क्या होगा, m इंटू जी, जी इफेक्टिव लिखेंगे, वेट 0 होना चाहिए वेटलेस के लिए, m, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वेटर पे क्या होता है, थीटा इज 0 डिग्री एट इक्वेटर, तो यहां से अपन लिख सकते हैं इक्वेटर पे 0 होता है तो cos 0 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, cos 0 इक्वल टू 1 हो गया, cos 0 इज 1, cos 0 का वैल्यू 1 आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू जी माइनस आर
ओमेगा स्क्वायर, कॉस 0 1 हो गया, ये m 0 चले गया। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g बाय आर। तो ये भी दिमाग में रखें कि पर्सन स्टैंडिंग ऑन इक्वेटर तभी वेटलेस फील करेगा जब ओमेगा कितना हो, अंडर रूट जी बाय आर। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखता है, बाकी भी ग्रेविटेशंस के क्वेश्चन है वो दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप वर्किंग हार्ड।